ओके, लास्ट टाइम का रिवाइज किया लेजिस्लेचर? हाँ किया रिवाइज? किया रिवाइज, वेरी गुड। नहीं, वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पार्ट नहीं किया अभी? किया ना? गुड। चलो ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन कि जो जो डिस्कस किया लास्ट टाइम हम लोगों ने। सो वी ऑल नो कि लेजिस्लेचर का कोर फंक्शन क्या था? नंबर 1, लॉ मेकिंग, ठीक है, बट इट वाज आल्सो टू कीप द अकाउंटेबिलिटी, किसका? एग्जीक्यूटिव का, राइट। तो ये दो मेन फंक्शंस की हमने बात की थी, एंड इट्स अ ब्लैक बैकड्रॉप ऑफ द डेमोक्रेसी। देन हमने बात की थी कितने हाउस ऑफ पार्लियामेंट की? 2 हाउसेस, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट? बायकैमरलिज्म, याद होगा होप सो, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। नाम में ही है कि यहां पे कौन बैठेंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, और यहां पे ऑफ द पीपल, राइट। व्हाई डू वी नीड राज्यसभा, इसकी बात हमने की थी, ठीक है। एक तो नंबर 1, लॉ मेकिंग प्रोसेस में किसका होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन, स्टेट्स का, राइट। एज इंडिया हैविंग विच मॉडल? फेडरलिज्म, तो इसीलिए भाई स्टेट्स का शेयर जरूरी है। और दूसरा, ताकि एक फास्ट लेवल पे स्पीडी, ठीक है, लॉज जरूरी है बनना, बट नॉट दैट टू मच स्पीड की उसमें क्या रहे? इनएक्यूरेसीज। सो टू कीप अ चेक वी हैव वन मोर हाउस, दैट इज योर राज्यसभा, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि आखिरकार एट द स्टेट लेवल वी हैव अ 6 स्टेट्स, जहां पे वी हैव अ बायकैमरलिज्म, विधानसभा एंड विधान परिषद, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था कि आखिरकार इसका क्या होता है, लाइक बेनिफिट्स। देन वी केम टू द राज्यसभा का, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स। तो डिस्कस किया था हम लोगों ने कि राज्यसभा के मेंबर्स कौन करता है इलेक्ट? एमएलए। वी डिस्कस्ड अबाउट द वोटिंग मेथड, इट वाज योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ठीक है। डिस्कस किया था हमने ओवरऑल कंपोजिशन की 233 मेंबर्स होंगे इलेक्टेड और 12 मेंबर्स क्या होंगे? नॉमिनेटेड, ठीक है। और ये कौन होता है नॉमिनेटेड? भाई जिन्होंने एग्जाम्पलरी कुछ काम किया हो इन द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, ठीक है, उन लोगों के लिए। फिर डिस्कस ये भी किया था कि स्टेट्स को जो सीट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। किसे बेस्ड है? पॉपुलेशन पे। रिमेंबर, यूएस के अंदर भी जस्ट लाइक अ राज्यसभा, उनका भी एक अपना हाउस है, बट पता वहां कैसा है? वहां पे हर स्टेट की 6 सीट फिक्स है, कितनी? 2, रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन। बट इन इंडिया जो हमारे यहां पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द राज्यसभा, इट इज एज पर द पॉपुलेशन। जिस स्टेट की जितनी उसका उतना सीट कहां मिलेगा उसको? राज्यसभा के अंदर। और कौन सी यूटीज की भी सीट्स है राज्यसभा के अंदर? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। करेंटली सिर्फ 2 का है, जम्मू कश्मीर बाद में एड ऑन होगा, राइट। तो ये डिस्कस किया था हम लोगों ने इसमें। देन वी सॉ ऑल दीज थिंग्स कि टेन्योर कितना है? 6 इयर्स। वी ऑल नो ये हाउस परमानेंट होता है, कभी भी एक साथ डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। 1/3 मेंबर हर 2 साल पे क्या होते हैं? चेंज होते हैं। एंड वी सॉ ये सिस्टम को बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किसने किया था? द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट राज्यसभा, याद है? 2 साल, 4 साल, 6 साल, लेट लॉटरी मेथड, राइट। तो उसके थ्रू वी रीच टू दिस पर्टिकुलर स्टेज। मेंबर्स कितने बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड, राइट। और अल्टीमेटली डिस्कस किया था हम लोगों ने कि यहां पर कौन होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स। कौन करेगा नॉमिनेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हमने बात की थी स्पेसिफिकली अबाउट दी लोकसभा। भाई लोकसभा के रिगार्डिंग हम जानते ही हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट, ठीक है। भाई लोकसभा में 543 सीट्स हैं और इसको कैसे फिलअप किया जाता है? बाय टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि पूरे इंडिया को 543 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर उन एरिया से जो लोग आते हैं दे रिप्रेजेंट
सिंगल लोकसभा सीट, ठीक है। सो 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू 1 लोकसभा सीट, हमने इसकी बात की थी, ठीक है। अब इन सीट्स पे सिस्टम कौन सा था, फर्स्ट पास दी पोस्ट, कि जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स मिलेंगे, नॉट मेजॉरिटी, कौन से वोट्स, हाईएस्ट वोट्स, वो वहां डिक्लेयर होगा विनिंग कैंडिडेट। और ऐसे ही 543 सीट्स पे इलेक्शंस के बाद जिस भी पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, मेजॉरिटी सीट्स मिलेंगी, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वहां पे। फिर हमने आगे बात की थी कि आखिरकार इनका फंक्शंस कौन कौन सा है, तो वी ऑल नो फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, लॉज बनाने का। एंड वी ऑल नो कि भाई लोकसभा के पास जब भी बात आती है लॉज बनाने की, तो कुछ इसके पास स्पेशल पावर्स होती है इन रिगार्ड्स टू 2 थिंग्स। नंबर 1 वाज योर मनी बिल एंड नंबर 2 वाज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। इसकी बात की थी हम लोगों ने वहां पे। देन इवन वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है, कि बजट जो पास होता है, रिमेंबर जो डिस्कस किया था हमने बेसिक अबाउट योर CFI, दैट फंड कौन सा, क्रेडिट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, उससे अगर विड्रॉल करना है तो किसका परमिशन चाहिए, लोकसभा का, ठीक है। आज बात करेंगे इन डिटेल इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहां पे सारे फंक्शन डिस्कस किए हम लोगों ने। इवन दे कैन ऑल्सो मेक व्हाट, अमेंडमेंट्स। अच्छा बताओ, अमेंडमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा राज्यसभा पावर इक्वल है या अलग अलग है, इट इज इक्वल, ठीक है। जितनी पावर लोकसभा को है उतनी किसको है, राज्यसभा को भी। और ऐसे मामलों में क्या ज्वाइंट सिटिंग अलाउड है, नहीं, ठीक है। फिर हमने बात की थी इवन पार्लियामेंट हैव वन मोर फंक्शन, इट इज आवर फंक्शन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। दे डू इलेक्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमने यहां पे एक फंक्शन और ऐड किया था, कौन सा वाला, याद है, इंपीचमेंट, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, ठीक है। तो यहां पे देखा था हम लोगों ने जुडिशियल फंक्शन के बारे में। एंड देन पावर्स ऑफ लोकसभा को फिर डिस्कस किया था हमने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, राइट। फिर इवन राज्यसभा की भी कुछ स्पेशल पावर है, जो उसकी स्पेशल पावर्स है। नंबर 1, जब भी किसको निकालना होगा, वाइस प्रेसिडेंट को, तो उसका मोशन पहले कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर। दूसरा, कि ऐसा कोई भी मैटर हो जो कहां पर है करेंटली इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, और उसको टेम्पररी बेसिस पे कहां ट्रांसफर करना हो अगर यूनियन लिस्ट में, तो इसका भी मोशन कहां होगा, इनिशिएट राज्यसभा के अंदर। वोटिंग दोनों हाउस में होगी नो डाउट, बट इनिशिएट कहां पर होगा, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। इतनी बात हमने की थी रिगार्डिंग टू योर राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स थी उसके बारे में। फिर डिस्कस किया था हमने ब्रीफली अबाउट द बिल्स, ठीक है। हालांकि डिस्कस हमने सिर्फ यही किया था कि पावर्स के रिगार्ड्स में, राइट, कि फॉर एग्जांपल द पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो वी ऑल नो इन द मैटर ऑफ मनी बिल ओनली लोकसभा हैव अ स्पेशल पावर, ठीक है। बाकी सारे लेवल्स पे दोनों हाउस के पास क्या है, इक्वल पावर। और हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज की बात की थी, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कहां अलाउड है, ऑर्डिनरी बिल्स एंड योर फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। भाई मनी बिल में पॉसिबल ही नहीं है कि बिकॉज वहां से कौन इन्वॉल्व है, लोकसभा। और अमेंडमेंट के लिए अलाउड नहीं है, किसके लिए, अमेंडमेंट्स के लिए अलाउड नहीं है। वी ऑल नो जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो डोमिनेंस किसका हो जाता है वहां पे, लोकसभा का, इसीलिए अमेंडमेंट के लिए उसको अलाउ नहीं किया गया है। क्लियर, ठीक है। फिर हमने इवन डिस्कस भी किया था कि कोई बिल आता है तो कैसे पास होता है। हमने बात की थी अबाउट 3 स्टेजेस, ठीक है, कि कोई भी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है। स्पेशली कौन सा बिल हमने बात की थी यहां पे, ऑर्डिनरी बिल्स, मतलब एक ऐसा बिल है जिसमें ना तो कोई पैसों की बात होने वाली है और ना ही संविधान को चेंज करने की बात होने वाली है, राइट। उसके अलावा जो कुछ होगा सब किस कैटेगरी में आएगा, अंडर योर ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। ऐसे बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकते हैं, राइट। और दोनों हाउसेस में बिल्स जाएंगे थ्रू 3 स्टेजेस, ठीक है। भाई पहला स्टेज हम जानते हैं कि पहला स्टेज में से बिल क्या होता है, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेज में पहले होता है बिल के ऊपर जनरल डिस्कशन, फिर बिल जाता है किस स्टेज पे, कमिटी स्टेज पे, सुना होगा, ठीक है। कल डिस्कस किया था हम लोगों ने कि बहुत सारी कमिटीज होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज जो उस बिल को स्क्रूटनाइज करते हैं प्रॉपरली।
और फिर सेकेंड स्टेज पे ही क्या होता है, वोटिंग होता है ऑन ईच एंड एवरी प्रोविजंस, ठीक है। और ये होने के बाद थर्ड स्टेज में पूरे बिल के ऊपर वोटिंग होती है, whether we want to accept it or not, that's it, ठीक है। इतना हो गया एक हाउस में। सेकेंड हाउस में जाएगा, सेम होगा प्रोसेस फॉलो, राइट। सेकेंड हाउस में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस बिल के साथ में, ठीक है। एक तो क्या, दूसरा हाउस बिल को पास कर दे, ठीक है, वो बिल किसके पास जाएगा, सीधा भाई साइन किया उसने, डन। अब अगर याद हो डिस्कस किया था हमने वीटो पावर, जब पढ़ा चैप्टर कौन सा, एग्जीक्यूटिव वाला, उसमें एक पर्सन थे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वीटो पावर होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि दोनों हाउस से अगर कोई बिल पास होके आ भी रहा है ना, तो प्रेसिडेंट चाहे तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में वो बिल अपने पास रिजर्व करके रख सकता है, ठीक है। वो डिस्कस किया। दूसरा कि सेकंड हाउस क्या करे कि कुछ अमेंडमेंट्स के साथ पास करे और पहला वाला हाउस भी उसको अप्रूव कर दे, सब बढ़िया है फिर, ठीक है। बट लेट से अगर अप्रूव नहीं किया, क्या कर दिया, बिल को रिजेक्ट कर दिया, या तो कोई भी उस पर लिया ही नहीं डिसीजन, ठीक है, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में क्या बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भाई साहब वेट करेंगे कितने मंथ्स के लिए, फॉर 6 मंथ्स, फिर क्या बुला देंगे इसके लिए, ज्वाइंट सिटिंग। क्लियर हुआ इतना बात, ठीक है। तो ये स्टोरी थी अबाउट योर ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्डिंग। अब आते हैं जो अदर बिल्स है उसके ऊपर। सबसे टॉप पे आता है कौन सा बिल, मनी बिल्स। देखो अगर हम समझे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल मनी रिलेटेड मैटर्स जो भी हैं, मनी बोल लो, फाइनेंशियल बोल लो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन कुछ ऐसा है, ठीक है। लेट्स से जैसे जो भी मनी रिलेटेड बिल्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली क्या बोलते हैं पता है, वी ब्रॉडली कॉल देम व्हाट, फाइनेंशियल बिल्स। क्या बोलते हैं उनको हम ब्रॉडली, फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। अब यही फाइनेंशियल बिल्स के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होंगे यहां पे, 3 टाइप्स, ठीक है। इसमें एक को हम बोलते हैं क्या, मनी बिल, ठीक है। एक का नाम है फाइनेंशियल बिल 1, एक का नाम है फाइनेंशियल बिल 2। समझ में आया, ठीक है। तो ऑल मनी बिल्स आर व्हाट, फाइनेंशियल बिल्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज है, ठीक है। इसका मेंशन है संविधान के आर्टिकल 110, ठीक है। इसका मेंशन है संविधान के आर्टिकल 117 क्लॉज 1, इसका है 117 क्लॉज 3, राइट। बिकॉज अगर टाइप अलग अलग है तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जो क्या होंगे, प्रोविजंस भी कहां पे होंगे, एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ना, ठीक है। तो इस टाइप की 3 कैटेगराइजेशंस आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। लिख लो इतना, बंद करना है।
इज इट डन? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आखिरकार ये तीनों बिल्स डिफरेंट कैसे हैं फ्रॉम ईच अदर। अब पहला कौन सा आ रहा है यहां पे? मनी बिल्स। ठीक है, देखो मनी बिल्स सबसे क्रूशियल है, क्यों पता है? हमारे इंडिया में हमारा जो बजट पास होता है, क्या पास होता है? बजट। ठीक है, तो बजट के लिए जो भी पैसे विड्रॉ करने होते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, या जो भी अप्रूवल सीख करना होता है फ्रॉम पार्लियामेंट, वो सारे के सारी चीजें किस फॉर्मेट में आती हैं? मनी बिल्स के फॉर्मेट में आती है। ठीक है, अब ये समझते हैं आखिरकार मनी बिल्स में कौन कौन से मैटर्स होते हैं इंक्लूडेड। देखो पहली बात तो ऐसा कोई भी मैटर जो किससे जुड़ा हुआ हो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। ठीक है भाई, इस बार देखा होगा कि भाई सीतारामन ने क्या किया, 12 लाख रुपीस तक कर दिया इनकम टैक्स का स्लैब। तो ये चेंज हुआ होगा, वो किस में आया होगा? इन योर मनी बिल्स। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, कभी भी गवर्नमेंट को क्या करना हो, अगर रेगुलेशन रिगार्डिंग टू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मींस व्हाट भाई? अगर हम देखें इंडिया में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कितना है पता है? एनुअली 50 लाख करोड़ का। कितना स्पेंडिंग? 50 लाख करोड़ का। बट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी है? सिर्फ 35 लाख करोड़। मतलब 15 लाख करोड़ हमको लोन लेना पड़ता है। बट अगेन उसके लिए भी यू नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कोई भी गवर्नमेंट अपने वे से किसी भी कंट्री जाके लोन ले सकती है क्या? नहीं, उसके लिए भी क्या है? प्रॉपर बने हुए रेगुलेशंस। और उन रेगुलेशंस में भी कोई चेंज करना हो, वो भी किसके थ्रू होगा? थ्रू योर मनी बिल्स। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें भाई, एनीथिंग रिगार्डिंग टू योर CFI, याद आ रहा है? डिस्कस किया था हम लोगों ने। देखो जनरली वी हैव 3 अकाउंट्स। नंबर 1 कौन सा वाला है? नंबर 2 और एक आता है पब्लिक अकाउंट्स। कौन सा? पब्लिक अकाउंट्स। देखो ये 3 अकाउंट्स इसलिए हैं। नंबर 1 जो भी हम टैक्स के पैसे पे करते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू वाला एस्पेक्ट होता है, वो सबका सब कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कि भाई जो कुछ भी हम गवर्नमेंट से ट्रांजैक्शनल गवर्नमेंट में देते हैं पैसे, एग्जांपल PF, प्रोविडेंट फंड जो डायरेक्ट होता है हमारा और जो गवर्नमेंट के पास जाता है, रिमेंबर वो किस में जाएगा? पब्लिक अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज वो पैसा गवर्नमेंट में खुद का नहीं है, राइट। और थर्ड, ये जो फंड है कौन सा? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो कंटिंजेंसी मींस इमरजेंसी, इट मींस योर इमरजेंसी। ये वो फंड होता है जिसको प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है, तो सर पैसे तो यहां पर भी थे, यहीं से क्यों नहीं यूज कर लिया? डिफरेंस ये है कि अगर आपको पैसे निकालने हैं इसमें से, तो आपको चाहिए होगा पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल। क्या चाहिए? प्रायर अप्रूवल यूज करने से पहले। वेयर एज कंटिंजेंसी में फर्स्ट यू कैन यूज इट एंड लेटर ऑन यू कैन सबमिट अ रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। समझ में आया? इसलिए ये अलग से फंड बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, भाई कोविड-19 वापस कोई ऐसे आ जाए सिचुएशन कंट्री के अंदर, ठीक है, तो हम पार्लियामेंट की बैठक बुलाएंगे पहले क्या? कि नहीं, बुलाओ बुलाओ, पहले अप्रूवल चाहिए। वी नीड सम इमरजेंसी फंड्स, दैट्स व्हाई वी हैव दिस कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसके लिए भी कंट्रोल है पार्लियामेंट का, बट इट इज पोस्ट एक्सपेंडिचर। इट इज व्हाट? पोस्ट एक्सपेंडिचर, होने के बाद, और ये होने से पहले। ठीक है, अब देखो पब्लिक अकाउंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता पार्लियामेंट का। क्यों? बिकॉज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है उसमें जो पैसा जा रहा है वो पैसा गवर्नमेंट का है ही नहीं। डिस्कस किया ना, ट्रांजैक्शनल नेचर का है ना वो। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी इन हो, जो भी क्या हो, आउट हो, उसको पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं करती है। कंट्रोल सिर्फ उन दोनों पे होता है। ठीक है, और डिस्कस हमने वहां भी किया कि दोनों पे कंट्रोल अलग अलग टाइप का है। यहां प्रायर है तो वहां पोस्ट है। लिखा है, लेकिन तुम्हें याद तब भी तो नहीं होता है। डन?
चलिए आगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी विड्रॉल के लिए भी अगर कोई बिल आता है तो वो कौन सा बिल होगा? मनी बिल्स, ठीक है। फिर वही चीज हमने बात की यहां पे, इवन डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर विच इज व्हाट चार्ज्ड। देखो अब मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है, ठीक है, वो पैसा आना कहां से है? फ्रॉम CFI, ठीक है। और उस पैसे को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? पार्लियामेंट का अप्रूवल। अप्रूवल कैसे मिलता है भाई? थ्रू वोटिंग, ठीक है। ये समझा हम लोगों ने। अब इस वोटिंग में क्या पता मना कर दे कि देना ही नहीं खर्चा, है ना, पॉसिबिलिटी इस चीज की भी। बट हमारे यहां पे कुछ ऐसे खर्चे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम वोटिंग के भरोसे नहीं छोड़ सकते। किसके भरोसे? वोटिंग के भरोसे, ठीक है। अब ये कौन सी चीजें हैं? देखो हमारे यहां पे जो भी हाई लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, किस लेवल की? हाई लेवल की पोजीशंस जो है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, इलेक्शन कमिश्नर्स, CAG, ये ऐसे पोजीशंस हैं, इनकी ऑटोनॉमी तब तक है जब तक ये क्या है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि कोई इनकी सैलरी मैनिपुलेट करे इनको ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिसपे हमने क्या बोला कि वी हैव टू कीप दिस थिंग अवे फ्रॉम दी व्हाट वोटिंग। कराना ही नहीं है वोटिंग, ठीक है। तो या तो जो इनकी सैलरी हो गई वो, या तो भाई अगर इंडिया ने क्या लिया हुआ है, कोई लोन लिया है, ठीक है, तो या उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो या फिर उस लोन का आपका यू कैन से इंटरेस्ट अमाउंट हो, ये तो भरना ही है ना इंडिया को। कल को मना कर दे पार्लियामेंट नहीं भरना है हमको, पॉसिबल है नहीं। तो हमने बोला इन हटाओ इनको कहां से? फ्रॉम दी वोटिंग। और इवन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो जुडिशियल ऑर्डर की वजह से आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बता, अभी आजकल नया चल रहा है इशू नासिक वाला, तपोवन फॉरेस्ट, पता है? नहीं, तभी देश का बुरा हाल है, ठीक है। अब तपोवन फॉरेस्ट में बात चल रही है 1700 ट्रीज कट करने की, नासिक, ठीक है। चलो कल को मालूम पड़ा गवर्नमेंट ने कर भी दिया, बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने ये फाउंड किया कि नहीं, ये काम गलत हुआ यहां पे। और सुप्रीम कोर्ट क्या दे? सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे एक बॉडी है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कौन सा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंट वाले जो केस होते हैं वो देखती है, ठीक है। अगर वो जजमेंट दे दे इस रिगार्डिंग कि नहीं भाई गवर्नमेंट ने काम गलत किया है, गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी इस चीज के लिए 100 करोड़ रुपीस। कितना? 100 करोड़ रुपीस। तो ये जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब अल्टीमेटली किसको स्पेंड करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ना। तो जजमेंट वाली स्पेंडिंग भी वोटिंग के बाहर होगी। कोर्ट ने बोला करने का मतलब करने का, दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ये वो कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो जो जुडिशियल ऑर्डर्स वाली भी होती है, ठीक है, वो इससे बाहर होंगी। क्लियर हुआ, ठीक है। और इन सबको हम क्या बोलते हैं पता है? ये वो एक्सपेंसेस है जो क्या होते हैं? चार्ज्ड ऑन CFI। क्या बोलते हैं इसको हम? चार्ज्ड ऑन CFI, ठीक है। अभी कुछ ये एक्सपेंसेस हैं, कल को अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई एक और चीज को डाला जाए अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, तो उस कैटेगरी को ऐड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस मनी बिल। समझा इतना पॉइंट, ठीक है। और रिमेंबर इन एक्सपेंसेस से वोट नहीं करवा रहे हम इसमें नया कैटेगरी जोड़ रहे हैं, समझा। फॉर एग्जाम्पल कल को इसमें एक और चीज जुड़ जाए कि इवन दे कैन नॉट वोट ऑन PM की सैलरी, ऑन प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या होगा? फोर्थ कैटेगरी ना। लेकिन वो फोर्थ कैटेगरी ऐड कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ मनी बिल। समझो हम यहां पे इनके उस पर वोट नहीं कर रहे, हम नया कैटेगरी ऐड करने के लिए वोट कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, वोटिंग एक सिनेरियो में होगी जब इनकी सैलरी बढ़ानी हो। क्या करनी हो? बढ़ानी हो। कम करने के लिए वोटिंग नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए होगा? बढ़ाने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना। तो इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें इंट्रोड्यूस
मनी बिल, ठीक है। देखो अब इन सब के अलावा जो अदर फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, इन सब के अलावा जो क्या होंगे अदर फाइनेंशियल मैटर्स, उनके लिए कौन से बिल्स आएंगे, हमने बात की थी फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है। मतलब इट हैज समथिंग विच इज लिंक्ड विथ व्हाट, फाइनेंस। समझ में आया, राइट। बट उसका मैटर क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिकल 110। जो सब्जेक्ट्स वहां दिए गए हैं, ठीक है, उनसे डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन दोनों आर्टिकल्स में आते हैं, राइट। यहां दिया भी है, ऑल मनी बिल्स आर व्हाट, फाइनेंशियल बिल्स, बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर व्हाट, मनी बिल्स ना, बिकॉज 3 कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट, तो डिपेंड करता है उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये डिफरेंट कैसे है, मतलब सर ये इतने सारे बिल्स बना तो दिए, भाई मामला था लिंक्ड विथ मनी, तो सबको देखो ना अंडर वन बिल। हमने फाइनेंस को कितने डिवाइड किया पार्ट में, 3 पार्ट्स में। क्यों ऐसा है कि इन सारे बिल्स का जो प्रोसीडिंग है, जो क्या है प्रोसीडिंग, ये बिल्स पास कैसे होंगे उसका मेथड अलग है। क्या है उसका मेथड अलग है तीनों बिल्स के लिए। समझ में आया ये बात, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। अब इनका जो ओवरऑल स्टेजेस है, ठीक है, इसका जो प्रोसीडिंग है पास होने का, हाउ इट इज डिफरेंट, ठीक है। देखो समझेंगे तीनों को एक साथ में, ओके, स्लाइड में लिखा हुआ है, नोट्स में है, यू कैन सी इट, बट वाइल एक्सप्लेनिंग वो तीनों अगर हम दें कंपैरेटिव वे में, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो पहले किसकी बात करेंगे यहां पे, फर्स्ट हो गया मनी बिल, ठीक है। सेकंड लिखेंगे हम फाइनेंशियल बिल 1, और थर्ड कौन सा लिखेंगे यहां पे, फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है। चलो अब यहां पे डिवाइड करते हैं कैटेगरीज। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, समझेंगे वन बाय वन, अभी समझ में नहीं आने वाला, डोंट वरी। फर्स्ट कौन सा है यहां पे, मनी बिल। देखो नॉर्मली क्या था इन केसेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, पहले बिल पास होते थे फ्रॉम बोथ द हाउसेस, देन इट गोज फॉर साइन ऑफ प्रेसिडेंट। बट रिमेंबर यहां पे जो तीनों बिल्स है ना, इसमें प्रेसिडेंट का एक प्रायर अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल, कि प्रेसिडेंट अगर लगता है कि हाँ वो सेटिस्फाइड है कि ऐसा बिल आना चाहिए, तो ही बिल कहां पर आएगा, हाउस के अंदर, ठीक है। सो ऑल दीज 3 बिल्स रिक्वायर्ड व्हाट, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट अल्टीमेटली लास्ट में वापस साइन करने वाला है, लेकिन प्रायर साइन भी चाहिए उसका, उसकी एक मंजूरी चाहिए कि ऐसा कोई बिल हम प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो इन तीनों के लिए क्या चाहिए उसका,
प्रायर अप्रूवल, चलो भाई प्रायरली अप्रूव्ड कर दिया कि ठीक है। अब ये बिल कहां प्रेजेंट होगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? रिमेंबर फर्स्ट उसमें किसकी बात करेंगे हम, इनिशिएट, कि किस हाउस में पहले जाएगा, किस हाउस में पहले जाएगा। अब रिमेंबर वी नो मनी बिल, मनी बिल तो इनिशिएट भी वही होगा और पास भी कहां होगा, ओनली एंड ओनली इन लोकसभा। समझ में आ रहा है? बिकॉज उसमें तो कोई और हाउस है ही नहीं वहां पे कि जो उसका स्कोप बचे यहां पे, राइट? तो ये तो मनी बिल का हो गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल बिल्स वन, देखो ये भी कहां होगा इनिशिएट, पता है? लोकसभा। लेकिन ये पास दोनों हाउसेस में होगा, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। मतलब पहले कहां पर आएगा, लोकसभा में, वहां पास होगा, फिर कहां जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है? और अगर हम बात करें फाइनेंशियल बिल 2 की, तो ये लोकसभा में भी और दोनों में से कहीं भी इनिशिएट हो सकता है, और सेम ये पास भी कहां पर होगा, इन बोथ द हाउसेस। अब समझ में आया? ये डिफरेंस है सिर्फ इसका कि ये प्रोसीड कैसे हो रहा है। ठीक है? तीनों में एक चीज कॉमन क्या थी, दे ऑल रिक्वायर्ड व्हाट, प्रायर एसेंट और अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है? फिर मनी बिल की हमने बात की कि कहां सिर्फ होगा इनिशिएट, वो लोकसभा में, कहां पास होगा, वो लोकसभा में। ठीक है? फाइनेंशियल बिल 1 अप्रूवल चाहिए, यस, इनिशिएट कहां पर होगा, लोकसभा में, लेकिन फिर उसको कहां पास होना पड़ेगा जाके, अल्टीमेटली राज्यसभा के अंदर। और फिर कौन सा है, फाइनेंशियल बिल 2, प्रायर अप्रूवल चाहिए, बट इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, और इसको दोनों हाउस से पास होना मैंडेटरी है। इतना बात समझा? ठीक है? अब ये बिल अल्टीमेटली वापस किसके पास जाएगा, इन द हैंड्स ऑफ, साइन होने के लिए। ठीक है? अब भी जस्ट हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, कौन सी पावर थी वो, कौन सी पावर थी वो, वीटो पावर। ठीक है? वीटो पावर में होता क्या है कि भाई या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, या तो उसकी मर्जी है कि पेंडिंग रखे, रिजेक्ट कर दे, या तो उस बिल को वापस कहां भेज दे, पार्लियामेंट के पास रिटर्न कर दे। किस चीज के लिए, फॉर रिकंसिडरेशन, कि एक बार फिर सोचो इसके ऊपर। मनी बिल के मामले में दैट इज नॉट अलाउड। मनी बिल पास होके आया है तो इनको अप्रूव करना पड़ेगा एनी हाउ। समझ में आया? बट अगर वो कौन सा बिल है, फाइनेंशियल बिल 1 और 2, तो वो वहां पर रिटर्न कर सकते हैं। अब समझ में आया पूरा? ठीक है? ये ड्रॉ कर लो अपने पास ताकि समझने में रहेगी आसानी। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक ही बार रिटर्न होता है, कोई भी लो, ऑर्डिनरी बिल भी एक बार रिटर्न हो सकता है, और ये दोनों बिल भी एक ही बार रिटर्न होते हैं। उसके बाद जब पास करके आया तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा।
हो गया, चले आगे। ठीक है, तो इतना पार्ट समझा पूरा ही है। तो यही चीज है, ठीक है, रिगार्डिंग टू मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड फाइनेंशियल बिल 2। देखो इनका स्टेजेस वो तो कॉमन रहेगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। बस उनके पासिंग में, इनिशिएट होने में, प्रायर अप्रूवल में और कहां डिफरेंस है, रिटर्निंग वाले कॉन्सेप्ट्स को लेके, दैट्स इट। तो ये था पूरा, जितने भी हमारे टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल्स थे उनका पूरा स्टोरी। ठीक है, कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और रिमेंबर, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग की जो हमने बात की थी ऑलरेडी। अच्छा ये बताओ, ज्वाइंट सिटिंग इनमें से किस बिल में होगा और किस में नहीं होगा? होगा दोनों में, ठीक है, इन दोनों में ज्वाइंट सिटिंग होगा, ये डिस्कस किया था हमने पहले भी। इसमें वो चीज नहीं होगी, बिकॉज अलाउड पॉसिबल ही कैसे, हाउस ही एक इन्वॉल्व है, तो ज्वाइंट में कौन आएगा साथ में? नो वन। ठीक है, चलो तो यहां पे देखते हैं कि आखिरकार क्या चीजें हैं रिगार्डिंग टू योर ज्वाइंट सिटिंग। डिस्कस किया था हमने उसके पहले भी। ठीक है, कि कोई भी बिल अगर दूसरा हाउस उसको रिजेक्ट कर दे, या दोनों हाउसेस में क्या बना रहे हैं, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, कि पहला हाउस कुछ और चाहता है प्रोविजंस, दूसरा हाउस कुछ और ऐड कर रहा है प्रोविजंस, एंड दे बोथ आर डिसएग्रीड विद ईच अदर, या फिर उस पर कोई भी डिस्कशन हो ही ना, ठीक है, टिल योर 6 months। तो ये होने के बाद कौन बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखना, ये ज्वाइंट सिटिंग एग्जैक्टली काम करेगा कैसे? देखो ज्वाइंट सिटिंग में ऐसा होता है कि दोनों हाउसेस के लोग एक साथ बैठते हैं वहां पे आके। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग में क्या होगा भाई, जैसे बुलाया तो 543 मेंबर्स लोकसभा के और 245 मेंबर्स राज्यसभा के। भाई पहले आप लोग अलग अलग वोटिंग कर रहे थे, इसलिए क्या था आपका डिसएग्रीमेंट। एक काम करो, एक साथ आओ और अब वोटिंग करो। ठीक है, तो अब कितने लोग हैं यहां पे? ठीक है, 788। तो अब 788 लोग वोट करेंगे, और अगर कितने वोट मिल गए, 50% प्लस 1, तो बिल पास। अब तुम 788 का निकालो, 50% प्लस 1 कितना होगा? 390। पक्का? अरे डिवाइड करो ना 2 से यार, कम से कम इतना सिखाना पड़ेगा बैठ के अब यहां पे। कितना आ रहा है? अप्रॉक्स 400। काउंटिंग नहीं हो पा रही है? 395। ठीक है, कितना आया? 2 3 6, तो 450 का पहुंचेगा। इफ यू गो टू 450 इट विल 900, राइट? कितना बच गया यहां पे? 1। ठीक है, एंड 2। हाँ मतलब 390, अरे उसका हाफ पूछ रहा हूं भाई, कहां जा रहे हो तुम? ठीक है, तो 394 प्लस 1 चाहिए। भाई सीधी सी बात है, तुम देखो लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है, यही लोग चाहे तो पास कर दे मिलके उसको, राइट? इसीलिए अमेंडमेंट के मामले में इसका प्रोविजन नहीं है, किसका? ज्वाइंट सिटिंग का। ठीक है, अब देखो जब नॉर्मली दोनों हाउस अलग अलग बैठते थे तो भाई इसको लीड कौन करता था? स्पीकर। ठीक है, और जब राज्यसभा बैठता है तो कौन लीड करता है उसको? चेयरमैन। बट जब दोनों हाउस एक साथ बैठेंगे तो उन्हें कौन लीड करेगा? कौन लीड करेगा? इट इज ऑलवेज हुम? स्पीकर। प्रेसिडेंट सिर्फ बुला रहा है, वो लीड नहीं करने वाला है। ठीक है, तो स्पीकर करेगा लीड। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो जो कौन होता है वहां का? डेप्यूटी स्पीकर, वो करेगा लीड। और ये भाई साहब भी एब्सेंट हो अगर उस दिन, ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन कभी भी नहीं करेगा। क्यों?
बिकॉज राज्यसभा का चेयरमैन एक्चुअल में है कौन? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, वो उसका मेंबर नहीं है, वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये दोनों नहीं है तो ये करेगा लीड, ना कि चेयरमैन। ठीक है, तो ये होता है पूरा ज्वाइंट सिटिंग की पूरी मैथ्स, पूरी केमिस्ट्री, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है कि आखिरकार पार्लियामेंट अपना कंट्रोल कैसे बना के रखती है, किसके ऊपर? ओवर दी एग्जीक्यूटिव, वी ऑल डिस्कस्ड। ठीक है, कि वो डिस्कस करती है चीजों पे, राइट? लाइक जब पढ़ेंगे आगे, थ्रू डिफरेंट मोशंस, ठीक है, एंड रेजोल्यूशंस, वो वेरियस इश्यूज के ऊपर करेगी डिस्कशन। लॉस को अप्रूव करना या फिर रिफ्यूज करना किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। कितना खर्च पास करना है, कितना टैक्स लगाना है, ये भी अप्रूवल कहां से चाहिए? पार्लियामेंट से। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है या नहीं, वो भी कहां से मालूम पड़ेगा? पार्लियामेंट। दैट इज ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट? तो यहां पे दिया हुआ है कि जो भी हम बात करते हैं कि सरकार के ऊपर सवाल जो उठते हैं, उसके लिए दो पॉपुलर टूल्स हैं। कौन कौन सा? क्वेश्चन आर एंड योर जीरो आर। मतलब देखो, ये ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन आर में ऐसा है कि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सवाल किससे पूछ सकता है? फ्रॉम मिनिस्टर्स। ठीक है, ओरली और रिटन, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। समझ में आया? अब इसमें ऐसा होता है कि यार इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को प्रायर नोटिस देना होता है। ऐसा नहीं कि कल मैंने बोला क्या सवाल पूछने का मेरे को, इट शुड बी 10 days 15 days इन एडवांस। यू हैव टू कीप, यू हैव टू गिव अ नोटिस कि हाँ सवाल मुझे पूछना है। लेकिन अगर कुछ इमीडिएट है विदाउट समथिंग प्लान्ड, यू हैव वन मोर ऑप्शन। कौन सा? जीरो आर। बट जीरो आर में प्रॉब्लम यह है ना, ठीक है, कि जीरो आर में मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। दे आर व्हाट? नॉट बाउंड टू रिप्लाई। क्यों? बिकॉज वो अनप्लान्ड, सडन है। अब भले मिनिस्टर हूं तो क्या मुझे जितनी फाइल की इंफॉर्मेशन पता होने वाली है क्या? आई नीड सम टाइम ना, तो टाइम वहां पे मांग सकते हैं करके। ठीक है, बट अगर सवाल कहां पूछा हुआ है? क्वेश्चन आवर में, तो इसका जवाब देना मैंडेटरी होता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल रिसेंट में ऐसा हुआ था, ठीक है, एक सवाल रेज हुआ था इन द लोकसभा कि पता वो अपने ये जो एप्स आते हैं गैम्बलिंग वाले, वो ड्रीम 11 था ना बीच में, टीम बनाओ एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज हो रही थी। किसकी? मनी लॉन्ड्रिंग की। ठीक है, तो लोकसभा में एक मेंबर ने सवाल पूछा मिनिस्टर से, ठीक है, और जवाब देना पड़ा बिकॉज सवाल कहां पूछा हुआ था? क्वेश्चन आर के अंदर। तो पता है वो नोटिस आई थी मुंबई के जीएसटी ऑफिस के अंदर, बिकॉज दे इन्वेस्टिगेट ना मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो इन्होंने यहां से लिख के भेजा कि यहां कोई ऐसी फर्म पकड़ी गई है क्या 1 साल के अंदर जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही हो। देन इन्होंने वहां से वहां रिस्पॉन्स भेजा, किसको? मिनिस्टर को। और यहां से रिस्पॉन्स कहां गया? उस एमपी को। तो मैटर करता है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में नया कंट्रोवर्सी आया कि भाई सवाल पूछा गया कि 10 साल में क्या रिकॉर्ड रहा इंडिया से, कितना ब्लैक मनी बाहर गया। सवाल पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर से और जवाब देना पड़ा, डेटा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये जवाब देना मैंडेटरी होता है इफ इट इज अंडर विच आर? क्वेश्चन आवर। ठीक है, और एक्चुअल में फिर वो डिपार्टमेंट से सवाल पूछती है मिनिस्ट्री कि हाँ भाई बताओ आपके यहाँ पे क्या डेटा रहा है उसके रिगार्डिंग। तो पूरे इंडिया में जाता है, डेटा आता है और फिर वो रिप्लाई करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ऐसी बहुत से अदर चीजें भी है, हाफ एन आवर डिस्कशन भी है, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो गया। दिख रहा है वहां पे एक एडजर्नमेंट मोशन। ये ऐसा होता है मोशन कि अगर कोई एमपी को लगता है कि यार ये सब बातों को हटा के हमें एक ऐसा डिस्कस करना चाहिए मैटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ, क्या लेकर आएगा वो? एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, कि एक मैटर है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जिसके ऊपर डिस्कशन इमीडिएट है, मैंडेटरी है, तो सब बातें एडजर्न करो, इसके ऊपर बात करो। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? एडजर्नमेंट मोशन। जब आएंगे हम लक्ष्मीकांत के सिलेबस के ऊपर तब ये सब डिटेल में आने वाला है, डोंट वरी। तो जो भी लेना, कितना मस्त मजा आ रहा है, छोटी चीजें जा रही है सामने से आंखों के। ठीक है, फिर इन सब का मीनिंग, इसमें कंटेंट क्या होता है सब पढ़ना पड़ेगा।
अभी फिलहाल सिर्फ इतनी रखो तैयारी अपनी। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार किस तरीके सवाल वहां पे पूछा जाता है। दैट इज योर क्वेश्चन आर एंड 0 आर। एक्चुअल में हर दिन, मतलब जब पार्लियामेंट मिलती है ना, जिस भी सेशन में, साल में 3 बार मिलती है, सुना होगा, बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, ये 3 बार मिलते हैं। तो जब 3 बार मिलते हैं ना ये, तो इनके दिन की शुरुआत ही किससे होती है पता है? क्वेश्चन आर से। ठीक है, उसके बाद का टाइम किस लिए होता है? 0 आवर का। और लंच के बाद जो भी रूटीन वर्क होता है, बिल पास करना, बिल पे करना डिस्कशन, फिर वो सारे काम होते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे फर्स्ट ये 2 काम होते हैं। सो इसके थ्रू पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल बना के रखता है। समझ में आया? ठीक है, फिर यहां पे वही है लॉस के रिगार्डिंग, कि लॉस के ऊपर क्या चीजें हैं। और अल्टीमेटली देखो, पता है, जब भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत बार, ठीक है, ना चाहते हुए भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखा होगा, मतलब मन में आता है कि भाई तू है कौन, भले उसके पास 5 सीट, मेरे पास 200 सीट, बट स्टिल। क्यों? बिकॉज लॉ पास कराना है तो क्या चाहिए आपको? सपोर्ट। इवन लेट से मेजॉरिटी आपके पास है भी, बट क्या पता आपके कुछ मेंबर्स एब्सेंट रहे। लेट से अगर मेरे पास एग्जैक्ट कितने मेंबर हैं, अगर इसमें तक 3 भी एब्सेंट हो गए तो मेरा बिल पास हो पाएगा वहां पे? क्या नहीं। दैट्स अ गवर्नमेंट ऑलवेज हैव टू डू दोस बार्गेनिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फिर यहां पे दिया हुआ है अबाउट फाइनेंशियल कंट्रोल, डिस्कस किया है। एंड वी ऑल्सो नो अबाउट व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, कि जब कभी भी ऑपोजिशन को ये लगे या हाउस को ये लगे ओवरऑल, ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है? मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस। क्या नहीं है? मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस। तो हाउस में क्या आता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, टू चेक वेदर गवर्नमेंट हैव अ मेजॉरिटी, ठीक है, का कॉन्फिडेंस और नॉट। ठीक है, और ऐसे किसी चीज को लाने के लिए कितने सपोर्ट चाहिए मेंबर्स का? 50 मेंबर्स का। और इमोशन आता है और पास हो गया तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। भाई बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट को हो जाता है खुद से रियलाइज सपोर्ट जा चुका है, ठीक है, तो अपनी बदनामी हाउस के अंदर हो, उससे पहले लेट्स रिजाइन एंड खत्म करो मामला। राइट, तो वो चीजें हमें हुई है हमेशा। और लास्ट में आता है, ठीक है, एक चीज यहां पे देखो, अल्टीमेटली यहां पे दिया हुआ है कि पार्लियामेंट को अपने आप रेगुलेट, भाई सीधी सी बात है, पार्लियामेंट देश को रेगुलेट कर रहा है, गवर्नमेंट को रेगुलेट कर रहा है, बट पार्लियामेंट को रेगुलेट कौन करता है? होता है ना भाई, 543 मेंबर्स हैं। अगर तुम इवन इफ यू गो टू यूट्यूब एंड इफ यू सी सर्टेन इंसिडेंट्स, हालांकि पार्लियामेंट में उतना नहीं हुआ है, बट इन स्टेट विधानसभा में हुआ है, लोग माइक खींच के मार रहे हैं, कोई बेंच उठा के मार रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे है अवेलेबल, इफ यू टाइप यूपी विधानसभा इंसिडेंट ऑफ 1997 यू विल फाइंड द बेस्ट वीडियो। लिटरली माइक को ना वायर घुमा घुमा के मार रहा है भाई वो। तो समझ में ये नहीं आता कि भाई तुम प्रोफेशनल लॉ मेकर हो या मारामारी करने वाले। है वीडियोस, ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटीज, भाई सीधी सी बात है, 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, देखो ना बहुत बार कि जो होता है ऑपोजिशन, दे ऑलवेज मेक ह्यूज नॉइज, ते काम ही ना हो पाए। भाई अगर रोज वो ह्यूज नॉइज रेस करेंगे तो क्या कभी कोई लॉ पास हो पाएगा वहां से? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हाउस प्रॉपर काम करे, ये ड्यूटी किसकी होती है वहां पे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हमने बात की, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा। ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने आप को क्या करते हैं, ठीक है, मेंटेन रखते हैं प्रॉपरली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ रहा है, कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ। भाई कल को ऐसा हो जैसे कि अभी यहां पे 3, यहां पे 2 लोग हैं, गवर्नमेंट तुम्हारी है इस समय, बिकॉज 3 लोग हो, ये 2 लोग हैं इस तरफ। ठीक है, अब कल को ऐसा हो जाए कि ये उठ के यहां बैठ जाए एंड दे वो सरप्राइज है क्या हुआ, फिर 3 दिन बाद ये वापस यहां से यहां पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम ये होता है, गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, सवाल उस पर क्रिएट होता है। ठीक है, और ऐसा होता भी था
एक पर्सन थे फ्रॉम हरियाणा, गया राम, ठीक है, उनको लेके आया नया डायलॉग, आया राम गया राम, ठीक है, बिकॉज इन भाई साहब ने 2 हफ्ते में 3 बार पार्टी चेंज की थी अपनी, ये एमएलए थे वहां के, ठीक है। सर कौन सी बड़ी बात है पार्टी चेंज करना? भैया मैं ये बताओ, अगर आपके पास 275 सीट्स हैं और तुम्हारे 5 एमएलए छोड़ दो तुमको एक, तो तुम गए ना, ठीक है। तो ये चीज उस टाइम पे इंडिया में होती थी कि भाई एमएलए को भी खरीदा जाता था, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम थी, दूसरा इसके कारण दिक्कत ये होती थी, गवर्नमेंट 1 साल के लिए है गवर्नमेंट कोलैप्स, 2 साल के लिए है कोलैप्स, मतलब गवर्नमेंट कोई अपना पॉलिसी स्टेटमेंट ला सके उससे पहले गवर्नमेंट गिर जाती थी। और जो कंट्री में गवर्नमेंट ही इनस्टेबल हो तो वहां डेवलपमेंट ग्रोथ पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए हुआ भाई 1985 में जब हमारे पीएम थे राजीव गांधी, ठीक है, उनके टाइम पे एक अमेंडमेंट आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 52nd अमेंडमेंट एक्ट। और एक नया कॉन्सेप्ट आया किस चीज का? एंटी डिफेक्शन लॉ का। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमने नया शेड्यूल ऐड किया, कौन सा? 10th शेड्यूल। अब ये लॉ क्या बोलता है कि लेट्स से, ठीक है, तुम सब चुन के आए हो फ्रॉम बीजेपी एंड ये दोनों है फ्रॉम कांग्रेस। अब अगले 5 साल तक जब तक तुम अपने बैठे हो पोजीशन पे, जब तक तुम तीनों हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तब तक तुम अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकते 5 साल तक पूरा। मतलब जिस पार्टी के टिकट से आप इलेक्ट होके आए हो, यू कैन नॉट चेंज दैट पार्टी, चाहे वो तुम 3 हो चाहे 2 हो। अगर चेंज किया तो तुम्हारी हाउस की मेंबरशिप ओवर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ओवर हाउस की मेंबरशिप। तो तुम एमपी और एमएलए भी नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है? ये हो जाता है मामला फिर वहां पे। तो अब ये पॉसिबल नहीं होता कि लोग पार्टी चेंज करें। तो आजकल नया काम होता है, हम पार्टी चेंज नहीं करेंगे, खुद को अपना पार्टी मान लेंगे, शिवसेना वाला, ठीक है। नाउ नॉर्मली होना क्या चाहिए था भाई? एकनाथ शिंदे शुड ज्वाइन बीजेपी, अगर ऐसा होता नॉर्मली, अगर ये लॉ नहीं होता तो। बट वो जानते थे अगर भाई ये पार्टी चेंज करेंगे सब के सब क्या जाएंगे? डिस्क्वालीफाई, सारे एमएलए बाहर हाउस से। तो क्या क्लेम कर दिया? हम ही शिवसेना है, हम ही क्या है? शिवसेना, ठीक है। तो अब ये नया तरीका है टू डाइल्यूट एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ में आ रहा है? तो अगर आप भाई ऐसे मेंबर हो जो किसी पार्टी से चुन के आए हो, आप 5 साल तक अपना पार्टी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चुनाव एक बार आपका 5 ईयर टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद यू कैन चेंज योर पार्टी, बट नॉट ड्यूरिंग योर टर्म एज ए एमपी और एमएलए, पहली चीज। दूसरा, अगर तुम कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, होता है बहुत से लोग किसी पार्टी से अलाइन ना होके वो खुद जीत के आते हैं हमेशा, ऐसे लोग भी 5 साल तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्ड, याद है वो मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेटेड, राज्यसभा वाले 12 मेंबर्स, इनके रूल ये है कि अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है, यू कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग राज्यसभा। तुम आज नॉमिनेट हुए हो ना, आज से 6 months के अंदर इफ यू वांट टू ज्वाइन इट, उसके बाद यू कैन नॉट, उसके बाद ज्वाइन करने गए मेंबरशिप जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया मामला। इवन ये भी होता है कि लेट से बीजेपी ने बोला भाई एक स्पेसिफिक बिल आने वाला है, सारे मेंबर्स सपोर्ट करेंगे उस बिल को, ठीक है, बट कुछ मेंबर्स क्या बन गए? रिबल, की जाओ नहीं करेंगे। बीजेपी कंप्लेन करेगी स्पीकर को, और स्पीकर उस मेंबर को हाउस से उठा के बाहर फेंक देगा। भाई आपकी पार्टी ने जो डिसाइड किया है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ये सब कहां लिखा हुआ है? इन योर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। फिर मतलब बात तो वही है ना, अगर आप पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप इनडायरेक्टली पार्टी को छोड़ रहे हो ना। समझ में आया? ठीक है। तो इसीलिए ये आया लॉ, ये आया अमेंडमेंट कब? 1985 में, ठीक है। और अब इसलिए भाई इट इज नॉट इजी कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी आपका एमपी एमएलए अपनी पार्टी चेंज कर पाए। स्टिल हुए हैं इंसिडेंट्स पार्टी चेंज करने के, लाइक इन अरुणाचल प्रदेश ऑल कांग्रेस एमएलए बिकेम बीजेपी एमएलए, ऑल, सबने पार्टी छोड़ दी तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए।
क्यों? बिकॉज पूरे के पूरे लोग पार्टी चेंज कर रहे हैं ना अपना। ये भी लॉ है कि मतलब अगर 2/3 मेंबर पार्टी छोड़ेंगे ना तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि मेजोरिटी में नंबर छोड़ के जा रहे हैं वहां से। तो वो अलग केस है, लेकिन ऐसी कोई चीज है उसको याद रखना भी यहां पे फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है वो समझा हम लोगों ने। ठीक है, चलो इतना बात क्लियर हुआ। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हुआ लेजिस्लेचर वाला पार्ट। ठीक है, कि हाउ इट वर्क्स, पावर्स क्या है, बिल्स कौन कौन से हैं, कैसे पास हो रहे हैं। ठीक है, डिफेक्शन का क्या प्रोसेस है, कौन कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज योर जुडिशरी। ठीक है, नाउ व्हाई जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, कोई बताएगा मुझे? व्हाई जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? एनीवन? होती क्यों जुडिशरी, बताओ मुझे पहले, क्यों होता है? गुड भाई, टू प्रोवाइड जस्टिस ना। ठीक है, अगर आपके साथ कोई भी रॉन्ग डूइंग हो रहा हो और आपके वो जो लॉज में दिए हुए राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज बात वही है ना, क्या सिर्फ और सिर्फ राइट्स देने से राइट्स इंश्योर होते हैं क्या? नहीं, वी ऑल्सो हैव टू मेक अ मैकेनिज्म कि अगर राइट्स वायलेट हुए तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलना चाहिए? जस्टिस। और वो कौन देगा आपको? जुडिशरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे यहाँ पे एक से एक दिए हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट वही बात है ना, अगर उन राइट्स में सिर्फ ये लिखा होता कि ये राइट्स आपके हैं, बट इन राइट्स के वायलेट होने पे यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। कुछ मतलब बताओ राइट्स का फिर कभी? उन राइट्स का मतलब तब तक है जब तक कौन पावरफुल है? जुडिशरी। ठीक है, तो भाई अब अगर मैं बोलूं चोरी करना बुरी बात है, जो क्या इससे हर कोई चोरी करना बंद कर देगा क्या? हमें डर दिखाना पड़ेगा, कोर्ट बैठा है वहां पे, चोरी करोगे तो क्या होगा, वहां से पनिशमेंट होने वाली है। ठीक है, सो टू एंश्योर जस्टिस, टू एंश्योर राइट्स, वी नीड व्हाट? अ जुडिशरी। ठीक है, और रिमेंबर जुडिशरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सिटीजन्स को बचाने के लिए फ्रॉम इट्स ओन गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन एनी कंट्री। हर एक चीज उनके पास है, आपका डेटा, पुलिस, मिलिट्री, एवरीथिंग। ठीक है, आपको कितना एजुकेट करना है, क्या पढ़वाना है, भाई एनसीईआरटी की बुक और करिकुलम कौन कर रहा है डिसाइड? गवर्नमेंट। एग्जाम कैसे लेना है, गधा टाइप या इंटेलेक्चुअल टाइप? हेल्थ कैसे प्रोवाइड करनी है, हाई क्वालिटी और पुअर क्वालिटी? मतलब तुम ये मान लो हमारी पूरी लाइफ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, लोकल ट्रेन चलवानी है और या रखे उतने ही, लोग मरने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक चीज गवर्नमेंट के हाथ में, और अगर गवर्नमेंट अपना काम भूल जाए, ठीक है, या अपने पावर्स का मिसयूज करे, तो अल्टीमेटली वी नीड समवन जो क्या करे, हमको उनसे प्रोटेक्ट। और वो काम किसका है? जुडिशरी का। ठीक है, तो देखते हैं आखिरकार कि इंडिया में जो सेटअप है इसका वो कैसा है। देखो इंडिया में अगर हम बात करें, जो आज हमें दिखता है फॉर्मल जुडिशरी, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1774 में। कब हुआ था? 1774 में। अदरवाइज एंशियंट और मेडिवल इंडिया में, ठीक है, गांव की पंचायत यूज्ड टू डू जस्टिस। गांव की पंचायत यूज्ड टू डू जस्टिस। ठीक है, वो भी अपने अपने रिलीजियस लॉज के अकॉर्डिंग, कि धर्म में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कि इस काम के लिए, इस पाप के लिए कितनी आपको होनी चाहिए पनिशमेंट, लाइक दैट। बट पहली बार फॉर्मल स्टैब्लिश हुई कब? जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया अपना, नॉट अभी वाला नहीं। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि भाई इंडियंस तो ठीक है, इंडियंस के लिए हमारे हिंदूज के लॉज थे, मुस्लिम्स के लॉज थे,
बट जो उस टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे उनके लिए कोर्ट आया था, उनके मैटर्स को डील करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फॉर्मल जुडिशरी पहली बार इंडिया में तब आता है। ठीक है, उसके बाद तो खैर 1861 में हाई कोर्ट्स बनते हैं इंडिया में। क्या बनते हैं इंडिया में? हाई कोर्ट्स। रिमेंबर, इंडिया में हाई कोर्ट्स आर ओल्डर देन सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हमारी आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1937 में फॉर्म हुई है, जो अभी वाली है। इसका नाम पहले था फेडरल कोर्ट। क्या नाम था? फेडरल कोर्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस नाम इसका हमने चेंज किया, बट उसका हिस्ट्री शॉर्टर है। कितना? 1937। और हाई कोर्ट्स का हिस्ट्री ज्यादा पुराना है इनसे, बिकॉज दे आर, मतलब नॉट ऑल दी हाई कोर्ट, बट यू कैन से बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ये हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है पूरे इंडिया की। 1861 में फॉर्म हुई थी। फोर्थ ओल्डेस्ट था इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इस तरीके से हाई कोर्ट्स का अपना एक पुराना हिस्ट्री है। ठीक है, एक नाम सुना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सुना है नाम? नहीं, पढ़ोगे आगे हिस्ट्री में। ठीक है, मतलब आज जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, दिस ब्यूरोक्रेसी, इस ब्यूरोक्रेसी का ये फॉर्म इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, एक ऐसा एसपी होगा, एक ऐसा डीएम होगा, वो काम करेंगे। तो ये सब का वही मानते हैं, लाइक फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। हालांकि आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको रिफॉर्म किया। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये नाम याद रखना, काम आएगा अभी आगे। चलो देखते हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ जुडिशरी। तो लाइक वी डिस्कस्ड, भाई एक जो टर्म डिस्कस किया था हमने कि इंडिया में क्या है? रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ लॉ। एवरीथिंग गोज एज पर द लॉ। अगर कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर भी यूज कर रही है तो वो पावर को उतना ही यूज करेगी जितना उसको अथॉरिटी मिली है अंडर द लॉ। अंडर द लॉ। ठीक है, अब ये चीज बरकरार रहे, ये इंश्योर कौन करता है? जुडिशरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीसी, रेलवे टीसी, तुम्हारे पास टिकट नहीं है। ठीक है, तो भाई टीसी के पास पावर क्या है? सिर्फ और सिर्फ तुमसे पनिशमेंट किस फॉर्म में? फाइन के फॉर्म में करने की। ठीक है, कभी देखा किसी टीसी को मारते हुए किसी को? समटाइम्स इट हैपेंस, बहुत रेयरली, बट नॉट ऑलवेज। इनको डर है, क्योंकि एज पर लॉ कितनी पावर है सिर्फ मेरी? फाइन मारने की। अगर मैंने फिजिकल अब्यूज किया, अटैक किया, इट इज बियॉन्ड माई पावर्स गिवन इन द लॉ। और अगर ऐसा होता है तो पनिशमेंट कौन देगा मुझे? कोर्ट। अगेन डर किसका है माइंड में? कोर्ट का, लॉ का नहीं। उस लॉ को जो जस्टिस प्रोवाइड करेगा कौन? कोर्ट। डर उसका आया। तो रूल ऑफ लॉ तब तक बरकरार है जब तक क्या है हमारे यहां पे? जुडिशरी। उसका डर रहेगा तो ही लोग लॉस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ अगर इंडिया में इंश्योर है, इट इज बिकॉज ऑफ जुडिशरी। ठीक है, नंबर 2 यहां पे दिया हुआ है कि अगर जुडिशरी के लिए जस्टिस कराना है उसको, उसके लिए वो खुद कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। क्या होनी चाहिए? मालूम पड़ा जज खुद किसका फॉलोअर है? मोदी जी का। तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी जजमेंट दे पाएगा वो? नहीं। या फिर उस जज को डर हो गवर्नमेंट का इन एनी फॉर्म कि अगर यार मैंने कुछ इनके अगेंस्ट बोला तो मेरी सैलरी कम कर देंगे, मेरा डिमोशन कर देंगे। होती है डर। लाइक नॉर्मली इफ यू सी ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, लाइक मेनी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स दोज हु आर करप्ट, और जो करप्ट नहीं भी है बट दे आर साइलेंट। किसके अगेंस्ट? करप्शन के अगेंस्ट। क्यों पता है? वो फियर है उनके माइंड में। उनका ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग्स किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। कुछ करने जाओगे एंटी, एक्शन टेकन। अगर यही हाल किसका होता अगर? जुडिशरी का, तो एक्चुअल में जस्टिस पॉसिबल होता क्या इंडिया में? और रिमेंबर, इंडिया में 50% केसेस में एक पार्टी गवर्नमेंट है। एक पार्टी कौन है? गवर्नमेंट है। राइट, बहुत बड़े केस है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर की मिला के बात कर रहा हूं मैं। 50% केसेस में गवर्नमेंट एक पार्टी है उस केस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा घर हो फॉर एग्जाम्पल, और भाई यहां से बीएमसी को रोड अपने करने हैं ब्रॉडन, और आके मेरा घर तोड़ दिया उन लोगों ने। मैं कहां पहुंचा? कोर्ट के अंदर। अब पार्टी कौन? गवर्नमेंट वर्सेस मी।
ठीक है। या फिर बहुत जगहों पे क्या है, लोगों ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हड़प रखी है, एनक्रोच करके रखी हुई है। तो ऐसे कुल मिला के गवर्नमेंट 50% केस में एक पार्टी है। अब ये बताओ, बात तो वही हो गई, मैं ही अक्यूज और मैं ही जज, काम चलेगा क्या? नहीं। इसलिए कोर्ट्स कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट, जजेस के ऊपर कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जरूरी है। ना व्हाट डू यू थिंक, ये इंडिपेंडेंस कैसे मिलती होगी उनको? मतलब उनके माइंड में फियर ना आए, उनके ऊपर प्रेशर ना आए, ये कैसे इंश्योर किया गया? एनी आइडिया? सोचो, हमने पढ़ा है उस चीज को आज। वेरी गुड, याद है? एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन सीएफआई, हमने बात की थी, ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो भाई उनके सैलरीज पे पार्लियामेंट कुछ कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। तो वो वहां ऑटोनोमस हो गए, पहली चीज। दूसरा, अपॉइंटमेंट्स, बात करेंगे कैसे अपॉइंटमेंट्स होता है, अब इसे मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा और हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। एक ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं कोलेजियम। क्या बोलते हैं उसको हम? कोलेजियम। इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर, पोस्टिंग्स सब देखते हैं, ठीक है। अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट किसके दिए हुए नाम पे? बाय दैट ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। हेलो, डन। चलो, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स कौन देख रहा है? कोलेजियम। इवन थर्ड, रिमूवल प्रोसेस। इसका प्रोसेस रिमूवल, जजेस को उनके पोस्ट से रिमूव करना इज नॉट दैट इजी, ठीक है। बात करेंगे उसकी, कैसे रिमूव वगैरह होते हैं। चलो, तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे अबाउट दी जुडिशरी की इंडिपेंडेंट कैसे है, ठीक है। जो हमने बात किया वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। सो हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड, जैसे हम लोगों ने बात की। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। वी ऑल नो जजेस मतलब जुडिशरी अपना अपॉइंटमेंट खुद देख रही है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो पहली बात वहां इंश्योर हो गया। दूसरा कि भाई हमारे यहां पे प्रॉपरली क्या दिया हुआ है? क्राइटेरिया। क्या दिया हुआ है? क्राइटेरिया कि हु कैन बिकम व्हाट? अ जज, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल,
जब भी हम बात करेंगे अबाउट सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो एटलीस्ट आपने 10 साल तक एज ए एडवोकेट कहां काम किया हो, हाई कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट्स में या किसी भी कोर्ट में कितना होना चाहिए एक्सपीरियंस टोटल एज अ 10 years एज ए एडवोकेट, या फिर 5 years एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट, तो ही पॉसिबल है यू कैन बिकम व्हाट, जज इन सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा यूनिक चीज है, संविधान के अंदर जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 124, उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज ये लिखी हुई है कि इवन एक पर्सन जो क्या हो, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब इफ प्रेसिडेंट थिंक समवन इज अ पर्सन जिसका जजमेंट स्किल बड़ा अच्छा है, वो ना जज है ना एडवोकेट है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जा सकता है। हालांकि कभी इसको यूज किया गया नहीं है, बट वो है, ठीक है। एंड इट इज ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट के लिए ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इतना इतना आपको एक्सपीरियंस चाहिए भाई। पहले क्या था बताए, फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब पता है जब केस जाता है पहले कोर्ट जिनके साथ हमारा होता है इंटरेक्शन, बैंड्रा कोर्ट, दादर कोर्ट, वॉट एवर इट इज, पहले क्या था इसके लिए कि इसके लिए एग्जाम होती थी, ठीक है, जज बनने के लिए, और उस एग्जाम को क्लियर कर लिया आपने, यू सिंपली नीड एलएलबी का डिग्री एंड यू कैन बिकम अ जज। बट अब ये बोला है, एक नया आ गया क्राइटेरिया, एलएलबी डिग्री प्लस 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट इज मैंडेटरी टू बी अ जज इवन इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। समझ में आया? सो दैट जो पर्सन वहां पे उसको पता हो कि लॉ काम करता कैसे है, राइट? तो इसीलिए ये रखा है उस चीज के लिए, सो दैट इवन जुडिशरी भी किसी को भी अपॉइंट ना कर दे तो प्रॉपर क्या है, क्राइटेरियाज डिफाइंड है, तो ऐसा ही पर्सन आएगा जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है विद द लॉ। इज इट क्लियर? ठीक है। देन भाई इनका टेन्योर भी क्या होता है, फिक्स्ड। रिमेंबर जजेस का रिटायरमेंट एज फिक्स है। हाई कोर्ट के लिए कितना, 62, सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना, 65, दैट्स इट। इसके पहले आपको पार्लियामेंट चाहे तो कुछ ग्राउंड्स पे रिमूव कर सकती है, बट वो ग्राउंड्स पे रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आज तक इंडिया में कोई भी जज ऐसे रिमूव हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो या तो वो रिजाइन कर दे खुद से, तो अलग बात है, अदरवाइज इस एज से पहले उसको कोई भी उस कोर्ट से हटा नहीं सकता। बहुत क्लियर कट बात है ये, समझा? ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसीलिए वो बिना डर के काम वहां पे कर सकते हैं। ये सारे रखे गए हैं प्रोविजन जस्ट टू मेक श्योर कि जो पर्सन आए, नंबर 1 वो क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो और बिना फियर के वहां पे काम करे, राइट? इवन जो बात की हम लोगों ने डिफिकल्ट मोस्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल, वो क्या है बात करेंगे आगे। ये सिर्फ सारे पॉइंट ग्लिम्स है एक जो हमें पढ़ना है पूरे लेक्चर के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, इट इज नॉट व्हाट हमने बात की चार्ज्ड ऑन CFI, तो भाई इनको वोटिंग पावर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट इनके एक्सपेंसेस पे वोट कर ही नहीं सकती, वो देना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, और इवन जजेस के जजमेंट के ऊपर यू कैन नॉट मेक व्हाट क्रिटिसिज्म्स, ये भी है। जजेस के जजमेंट के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस नहीं हो सकते। हाँ, जजमेंट का रेफरेंस देना अलग बात है और जजमेंट की बुराई करना अलग बात है। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी जज का बिहेवियर, कहां पे, कोर्ट के अंदर। और इवन कोर्ट के पास एक और पावर है, सुना होगा नाम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है पता है? अगर जज ने या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और तुमने उसको फॉलो नहीं किया तो क्या मानते हैं उसको हम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। या तुमने जज के अगेंस्ट कुछ बयान दिया बाहर जाके विच इज डेरोगेटरी, डिफेमिंग, तुम पे क्या लग जाएगा वहां पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेट से अगर तुमको कोई ऑर्डर मिला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तुमने फॉलो नहीं किया, तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा कि अच्छा कोर्ट की बात नहीं मान रहा है,
यही होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो इसको याद रखना है यहाँ पे। तो ये सब चीजें वो है, ठीक है, जिसके हम लोगों ने बात की थी। देखो यहां दिया भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस कंडक्ट ऑफ द जजेस, सब जो डिस्कस किया हम लोगों ने, वापस वाई आ रहा है यहाँ पे। अब बात देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन सारे कोर्ट्स के बारे में। फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना कब? 28 जनवरी 1950। देखो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में देखा जाए, ये जो कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट, कब से पड़ा? इस डेट से। ये जो बिल्डिंग है ये कब से काम कर रही है? 1937, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें बात की गई थी कि इंडिया में कोर्ट बनाई जाएगी, इसका नाम क्या होगा? फेडरल कोर्ट, ठीक है। और रिमेंबर राइट नाउ इंडिया में अगर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कोई है, सुप्रीम कोर्ट है। मतलब तुम्हारा कोई केस गया सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तुम्हारे अगेंस्ट आया वर्डिक्ट, सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर कहां जाओगे? हाई कोर्ट के अंदर। सेटिस्फाइड नहीं, फिर कहां जाओगे? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। तो ना नाम में क्या है? सुप्रीम, मतलब यही है वो तुम्हारा लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। बट बिफोर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्टेटस नहीं था। क्यों पता है? बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब जो कोर्ट कब बनी? 1937 में। उसके डिसीजंस के अगेंस्ट यू कैन गो टू द प्रिवी काउंसिल लंदन, प्रिवी काउंसिल लंदन यू कैन गो, ठीक है। बट सीधी बात, अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो पावर खत्म हो गई ना इसकी, ठीक है। दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ ऑन दिस डेट इट बिकेम व्हाट? सुप्रीम। तो फेडरल कोर्ट अब क्या बन गया यहां पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि यही आपकी है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, इन सर्टेन केसेस वो अलग बात है कि भाई आप प्रेसिडेंट के पास जाके मर्सी पिटीशन सबमिट कर सकते हो, हमने बात की थी आर्टिकल 72। लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी इज नो वन इज अबोव, नो वन इज अबोव, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में अभी एग्जैक्टली क्या स्टेटस है? सी इट इज राइट नाउ, इसमें बैठते हैं एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। कितने? 33 अदर जजेस। तो ओवरऑल 34 की स्ट्रेंथ के साथ सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। देखो 30 पहले था, गवर्नमेंट ने 33 कर दिया, 33 प्लस 1। अब ये ध्यान रखना हमेशा, ये नंबर चेंज कैसे होता है? एनी आइडिया? मैंने पढ़ाया था इसलिए पूछ रहा हूं। याद है अमेंडमेंट? 3 टाइप के अमेंडमेंट थे, सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटी वाले। कुछ याद आ रहा है? देखो याद है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट बात की थी हम लोगों ने, हमने कहा भी था कि रूटीन मैटर्स, याद आ रहा है कुछ? अब रूटीन मैटर्स के लिए अमेंडमेंट करना है सिंपल मेजॉरिटी, फंडामेंटल राइट चेंज करने हैं स्पेशल मेजॉरिटी, फेडरलिज्म चेंज करना है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब याद आया? हाँ थैंक यू, ठीक है। नाउ देखो ये वही वाला मैटर है, कौन सा मैटर? रूटीन ना, बस नंबर बढ़ाना है किसका? जजेस का। तो इट कैन बी डन थ्रू अ सिंपल अमेंडमेंट, और हुआ भी है वो, ठीक है। दूसरी चीज देखो, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इसीलिए है बिकॉज इसके ऑर्डर्स क्या है? बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इतनी रखता है पावर कि कोई भी केस को एक हाई कोर्ट से या एक कोर्ट दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। इफ दे थिंक कि नहीं यार एक की मैटर पे केस चल रहा है मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, सब हमारे पास लेकर आ जाओ, तो या तो एक से दूसरे हाई कोर्ट में, या तो हाई कोर्ट से अपने पास में बुला लेगा केसेस को कि अब हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा यहां पे दिया है कि इसके रिगार्डिंग कहां दिए हैं प्रोविजन? आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। देखो इन आर्टिकल्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स हो, रिमूवल्स हो, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या है, सब कुछ मेंशन्ड है इन आर्टिकल्स के बीच में, ठीक है। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एवरीथिंग इज गिवन अंडर दिस। तो आएगा वन बाय वन डिस्कस करेंगे उसको। तो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है,
कि कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है और कैसे चेंज हुआ भी है हाल फिलहाल में। देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें, हमने क्या बोला, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 कौन होते हैं, अदर जजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में एक हमारे चीफ जस्टिस गए, क्या नाम था उनका? अच्छा, अभी कौन है हमारा सीजीआई? तो ऐसे नहीं पता, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं आके। कौन है हमारा सीजीआई? अभी न्यूज में है, बिकॉज अभी तो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। रिमेंबर, इसके जस्ट जो पहले थे जस्टिस बी आर गवई। कौन? जस्टिस बी आर गवई। और अब जो नए बने हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, तो समझते हैं इन कॉन्टेक्स्ट में कि जब ये गए और ये बने तो ये कैसे बने होंगे। नॉर्मली ये अब वहां पे प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर ये एक सीजेआई रिटायर हो रहा है अपनी पोजीशन से, बिकॉज इनकी एज कितनी हो गई है, 65, तो उनके प्लेस पे कोई नया आएगा वहां पे। ये नया कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज। कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज आउट ऑफ टोटल 33 जो वहां सुप्रीम कोर्ट में है, वही बनेगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब जस्टिस बी आर गवई बाहर जा रहे थे तो उनके बाहर जाने के टाइम पे सीनियर मोस्ट कौन थे वहां पे? जस्टिस सूर्यकांत। तो ये क्या बन गए? इंडिया के नए सीजेआई। ठीक है, हालांकि अगर हम देखें इन आर पास्ट तो गवर्नमेंट्स ने, लाइक जब इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने अपने फेवरेट लोगों को सीजीआई बनवा दिया, सीनियर मोस्ट सरपास करके। मतलब थर्ड सीनियर मोस्ट बिकेम सीजीआई, ऐसा भी हुआ है, राइट। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस के बारे में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने अपॉइंटमेंट को लेकर जजमेंट दिया हुआ है कि सीजीआई कैसे बनेंगे, जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। समझ में आया? तो अभी सिस्टम यही है कि सीजीआई वही होगा जो क्या होगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसके अलावा जो अदर जजेस की बात आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें पावर किसके पास है? इन द हैंड्स ऑफ कोलेजियम। देखो, अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट, दैट ऑफर लेटर, ठीक है, लेकिन नाम रिकमेंड कौन करेगा? कोलेजियम। ठीक है, अब ये कोलेजियम में होता कौन है भाई? कोलेजियम में होते हैं सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 लोग वो नाम डिसाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में 34 में मालूम पड़ा 5 जज क्या हो गए? रिटायर हो गए, 2 ने कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो पोस्ट क्या हो गए? वेकेंट। तो वो पोस्ट पे कौन आएगा? वो कौन बताएगा? ये कोलेजियम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंपली व्हाट दे डू, दे विल चेक दैट क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस कि भाई ठीक है कौन यहां पे आ सकता है। या तो वो पर्सन जिसके पास 5 साल का हो हाई कोर्ट में जज होने का क्राइटेरिया, या कोई वो पर्सन जो 10 साल से क्या हो? एडवोकेट इन हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर। समझ में आ रहा है? तो वो सब जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उन्हीं का नाम ही रिकमेंड करेंगे। कौन? कोलेजियम वाले। और ये नाम रिकमेंड करेंगे इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, और ये फाइनलाइज करके किसको भेजेंगे प्रपोजल? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर वो उस पर्सन को अपॉइंट कर देंगे। इतना बात समझा यहां पे? ठीक है, तो अब समाज ये बात समझो कि लेट से, ठीक है, कि कोलेजियम के पास पावर तो थी भाई किसी को भी अपॉइंट करने की यहां पे, ठीक है, लेकिन ये मानो कि लेट से हमको अक्षय को भेजना है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, और तुम 4 लोग कोलेजियम, मैं भी 5वां, मैं सीजीआई, एंड यू ऑल आर 4 आर व्हाट? सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, मालूम पड़ा मैं बोल रहा हूं कि हाँ जाएगा अक्षय,
बट तुम 4 मेरे अगेंस्ट हो कि नहीं कोई और भेजो। रिमेंबर, इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि भले मैं सीजीआई हूं, लेकिन मेरी बात मानने के लिए फिर कौन बाइंडिंग नहीं होगा? प्रेसिडेंट। कौन बाइंडिंग नहीं होगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब अगर हम अपना ओपिनियन वहां पर भेज रहे हैं ना, ठीक है, तो हम सबका उसमें क्या होना चाहिए? यस। तभी कौन मानेगा हमारी बात? प्रेसिडेंट। समझ में आया? तो उस तरीके से काम करता है आपका ये कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने बात किया थे 1950 टू 1973 सीनियर मोस्ट जज ही सीजीआई बनता था। बट फिर ये देखो वो वाला केस था जहां पे इंदिरा गांधी ने वो काम किया था मैनिपुलेशन का, कि जो बंदा सीनियर मोस्ट नहीं था उसको बना दिया सीजीआई बिकॉज वो उनके फेवरेट्स थे। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ एक केस कब हुआ था? 73। एक केस कब हुआ था? 77। ठीक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने हरकत में आया, बोला कि नहीं ऐसे काम चलेगा नहीं। तो एक केस हुआ था, कौन सा केस? सेकंड जज केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना, आप गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी किसी को भी अपने मन से सीजीआई नहीं बनाएगा। आज से हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि सीनियर मोस्ट जज विल ओनली बिकेम द नेक्स्ट सीजीआई। खत्म, नो डिबेट, नो डिस्कशन। ठीक है, भले ही उस सीनियर मोस्ट की 65 एज होने वाली हो, 3 महीने बाद रहेगा, तब भी रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं, 3 मंथ्स ही सही, लेकिन रहेगा जरूर। अब बीच में हुआ था, हमारे एक सीजीआई बने थे जस्टिस यू ललित, 4 या 5 मंथ्स के लिए सिर्फ थे वो, लेकिन एज बचा हुआ है तो वही रहेंगे। इवन अगर वो 1 मंथ भी हो तब भी बनेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो तब से कहीं जाके उसके बाद से ऐसा कोई भी नहीं हुआ हमारे यहां मैनिपुलेशन, जहां गवर्नमेंट ने किसी अपने फेवरेट पर्सन को आगे बढ़वा दिया हो। किस केस के पास? सेकंड जज केस के बाद से ऐसा चीज तो हुआ नहीं है, खैर। ठीक है, तो ये समझा हम लोगों ने कि अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रही हैं, सीजीआई कैसे बनते हैं और अदर जज कैसे आ रहे हैं। सेकंड कौन है आपके? हाई कोर्ट्स। ठीक है, अब वो हाई कोर्ट्स के लिए नॉर्मली ये प्रोविजन था कि हर एक स्टेट में क्या होगा? एक हाई कोर्ट। ठीक है, बट फिर बाद में एक अमेंडमेंट पास हुआ। कौन सा अमेंडमेंट? 7th अमेंडमेंट एक्ट। उसमें यह बोला गया कि देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 2 और मोर स्टेट्स। एग्जाम्पल गोवा। गोवा का अपना हाई कोर्ट नहीं है, गोवा के मैटर्स चलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। किसमें? बॉम्बे हाई कोर्ट में। सेम जो हमारे यहां पे क्या होती है, यूनियन टेरिटरीज, इसमें सिर्फ दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। किसके पास? दिल्ली। और अब जम्मू एंड कश्मीर, अदर्स के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। वो किसी आसपास का जो स्टेट होता है उस स्टेट के हाई कोर्ट के साथ अलाइंड होते हैं। अंडमान निकोबार, कैलकाटा हाई कोर्ट। सर फिर वो लोग वहां से वहां कैसे लड़ने आते हैं क्या? एक ब्रांच वहां खुलती है, कहां पे? अंडमान निकोबार के अंदर। उसको ब्रांच ना बोल के वहां पे हम उसको बोलते हैं बेंच। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक अपना नागपुर बेंच है। ठीक है, सेम जो गोवा के लोग हैं उनके लिए पंजिम में बॉम्बे हाई कोर्ट का पंजिम बेंच है। तो बेंच होती है उसकी, वो ब्रांच मतलब बोल लो, तो वैसे काम कर रहा है बस वो। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स के लिए वो हो गया प्रोविजन। भाई इनका काम क्या होता है? टू टेक व्हाट? अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। ठीक है, और जितने भी आपके अदर केसेस है इंक्लूडिंग व्हाट? केस रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स आपके जब भी होते वायलेट, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक कौन सा? आर्टिकल 32 और एक होता है ऑप्शन 226। ठीक है, 32 के थ्रू यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, 226 के थ्रू यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट। समझ में आया? तो ये होता है रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट। और जो कुछ भी चीजें किसी एक स्टेट की बाउंड्रीज में होती हैं उस पर कौन करेगा रूल? हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा इंडिया है, बट हाई कोर्ट का जो एरिया है वो क्या होता है? डिफाइंड एंड लिमिटेड। कहां तक? जहां तक उस स्टेट की बाउंड्रीज है, उसके बियॉन्ड नहीं।
ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है। इवन इन हाई कोर्ट्स के पास एक पावर ये होती है कि वो जो उनके अंडर काम कर रही कौन सी कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वहां पे किस दिन वो बैठेंगे, कब छुट्टी होगी, ये सब का रेगुलेशन भी कौन करती है, हमारी हाई कोर्ट्स। ठीक है, और राइट नाउ कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? 24। स्टेट्स कितने हमारे यहां पे? 28। ठीक है, और रिमेंबर इन 24 हाई कोर्ट्स में एक हाई कोर्ट दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का। मतलब सिर्फ 23 स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, बाकी रिमेनिंग 5 स्टेट्स क्या है? अलाइंड है उनके साथ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना वहां पे। अब जस्ट लाइक योर सीजेआई, जैसे हमारे यहां पे होता है सुप्रीम कोर्ट में, सेम कहां पर होता है? हाई कोर्ट में, कि एक जज कौन होगा वहां का? चीफ जस्टिस, तो उसको बोलते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और अदर क्या होंगे वहां पे? सेवरल अदर जजेस। रिमेंबर अक्रॉस द इंडिया, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ जजेस डिफर करते हैं वहां पे। कुछ हाई कोर्ट में 65 भी होते हैं, तो कुछ में 3 होते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट 3 जजेस पे काम करता है। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट 64 पे काम करता है। तो ये नंबर यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिफर करते हैं। ठीक है, और इनको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रबर स्टैम्प तो वही होने वाले ना भाई। ठीक है, ओथ कौन दिलवाएगा उनको? स्टेट का गवर्नर। पता ना, मैं शपथ लेता हूं करके, वो वाला काम कौन कराएगा? गवर्नर। ठीक है, अब बात आती है कि इनके जज कहां से अपॉइंट होते हैं? हाई कोर्ट के। याद है हमने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट का ही कॉलेजियम एडवाइस किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, कि कौन बनेगा वहां का नया जज। कौन सा वाला जज? चीफ जस्टिस। चलो मानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में वैकेंसी है। किसमें? बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, अब बॉम्बे हाई कोर्ट में वैकेंसी है किसकी? चीफ जस्टिस की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कंसल्ट विथ हुम? कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो एडवाइस इनसे भी लेगा। किससे? फ्रॉम दी गवर्नर। हालांकि इनका रोल तो नॉमिनल है, खैर एक्चुअल रोल कौन प्ले करने वाला है? कॉलेजियम। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें, एक और हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, वहां पे चीफ जस्टिस तो है, लेकिन बाकी पोस्ट वेकेंट है। बाकी पोस्ट क्या है? वेकेंट। इस मामले में यह होगा, प्रेसिडेंट विल टेक द ओपिनियन ऑफ कॉलेजियम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। समझ में आया? और तब वो अपॉइंटमेंट के लिए आगे प्रोसीड करेगा। तो अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किसी हाई कोर्ट में हो तो सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा? कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट अगर बात है अदर जजेस की, तो वहां पे कॉलेजियम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट भी क्या होगा? प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा कि किसका नाम रिकमेंड किया जाए। समझा? ठीक है, फिर यहां पे दिया हुआ है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड योर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो, अगर हम बात करें कि अल्टीमेटली रिक्वायर्ड क्या है क्वालिफिकेशंस टू बी अ जज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की हमने बात की थी पहले, याद है? 10 years ऑफ एक्सपीरियंस का, कौन सा वाला? एडवोकेट का, या 5 years एज अ जज इन हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट्स के लिए भी क्या चाहिए आपको? ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस। क्या चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ। अगर आपको जज बनना है, कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए 7 साल का। कितना? 7 years का। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबसे जो लोएस्ट कोर्ट मानी जाती है, उसका बनना है जज, तो कितना चाहिए एक्सपीरियंस? 3 साल का लीगल एक्सपीरियंस, एडवोकेट, लॉयर। ठीक है, कुछ भी आप रहे हो उस पोजीशन पे, राइट? तो ये वो सारे रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंसेस के। जब बात सुप्रीम कोर्ट की आती है, तो भाई वहां पर भी एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट कितना? 10 years, प्लस वहां पे एक क्राइटेरिया कौन सा था? 5 years यू मस्ट हैव स्पेंट एज अ जज। ठीक है, या फिर याद हमने बात की थी एमिनेंट ज्यूरिस्ट।
कौन सा? एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो उनका ही इतना लंबा चौड़ा क्राइटेरिया था। इनका बहुत सिंपल है, हाईकोर्ट जाना है 10 साल, या तो आप लॉयर रहे हो 10 साल में, लेट से कुछ साल आप क्या थे, डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे हो, चलेगा वो भी। 10 साल का लीगल एक्सपीरियंस चाहिए आपको। सरकारी वकील रहे हो, नॉर्मल वकील रहे हो, डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो, कोई बात नहीं, ओवरऑल 10 साल का लीगल एक्सपीरियंस चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए सेम गोस्ट फॉर 7 इयर्स, और सबॉर्डिनेट कोर्ट में 3 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस आपको चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हमने बात की अपॉइंटमेंट्स के, रिकमेंड कौन करा था चीजों को? कोलेजियम। ठीक है। इवन इन द मैटर ऑफ हाई कोर्ट इट इज व्हाट? कोलेजियम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, जो हाई कोर्ट का है। अब अगर हम इनकी बात करें तो भाई इनका अपॉइंटमेंट का थोड़ा अलग प्रोसेस है। किसका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। जैसे हम लोगों ने बात की भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए एग्जाम होती है ना, ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व कौन होता है बताएं? नंबर 1 गवर्नर एज यूजुअल, नंबर 2 उस स्टेट की हाई कोर्ट्स, और थर्ड उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक इन महाराष्ट्र इट इज एमपीएससी। समझ में आया? इन गुजरात जीपीएससी। क्योंकि अपॉइंटमेंट इन्हें करना है, काम इनके अंडर करना है, एग्जाम इन्हें कंडक्ट करना है ना। समझ में आया? बट अगर किसी क्या बनना है पर्सन को, डिस्ट्रिक्ट जज, तो यहां सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, एक तो गवर्नर और एक हाई कोर्ट, बिकॉज वहां एग्जाम नहीं होती है, वहां एक्सपीरियंस चाहिए सिर्फ। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट इट डाउन फटाफट। कुछ डाउट आता है मुझे पूछो।
अक्षय डन? ठीक है, वेट। तो इतना पार्ट समझा यहां पे कि कौन कौन से आपके कोर्ट्स हो गए, ठीक है। और देखो डिपेंडिंग कि उन सबका जो ज्यूरिडिक्शन है, सी इन जनरल हर एक चीज का जो आपका बिगिनिंग पॉइंट कहां से होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली और सुप्रीम कोर्ट, उस ऑर्डर में आप जाते हो थ्रू द अपील, थ्रू द अपील, ठीक है। बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जो सीधे और डायरेक्टली किसके अंडर होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट या सीधा हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल वो सारे मैटर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे जिसमें लफड़ा किसके बीच में हो, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, या फिर अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। तो ऐसे मैटर सिर्फ और सिर्फ कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा और कोई कोर्ट उनको एंटरटेन नहीं कर सकती, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट दी हाई कोर्ट, देखो इनके मामले में यही है कि अगर कोई भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कौन सा इलेक्शन हो, लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो पहले कहां जाते हैं, हमेशा हाई कोर्ट में, ठीक है, ये फिक्स है। और इन दोनों के पास एक और चीज क्या है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंट लिखने का, बस, ठीक। ये वो कुछ ऐसे मैटर्स है जहां पे आप सीधा किसको अप्रोच करते हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स। अदरवाइज जो बाकी केसेस हैं, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम subordinate courts. You can climb in the upper order only by the tool of appeal. Satisfied नहीं हो, यहां से कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहां सेटिस्फाइड नहीं, कहां जाओगे, हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं, कहां जाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। ये कुछ इनकी पावर्स ऐसे काम करती हैं, ठीक है। अब देखो जब हम कहते हैं ना लाइक ये अपना कि सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ इन सुन सकता है केसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं पता, हमेशा इट इज एन एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या है उसका, एक्सक्लूसिव, क्योंकि इस कोर्ट के अलावा और कोई इसको सुन नहीं सकता, ठीक है। वेयर एज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो दिख रहा है हमें यहां पे, ये किसका पार्ट है, इसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का। किसका, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। मींस व्हाट, कि पहली बार में आप सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बट ऐसा है ना, फॉर फंडामेंटल राइट ईदर यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसलिए वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो सिर्फ क्या है, ओरिजिनल। इट मींस इन अ फर्स्ट इंस्टेंस यू कैन गो टू दोस कोर्ट्स। इसका मतलब हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का, ठीक है। तो ये चीजें इसके रिगार्डिंग याद रखना। अब बात थोड़ा करते हैं यहां पे रिमूवल प्रोसेस के बारे में। देखो रिमूव कौन करने वाला है, अल्टीमेटली नाम तो एक ही आएगा वापस से, प्रेसिडेंट, ठीक है। बट एज यूजुअल बस नाम क्या है वो, ठीक है। भाई काम कैसे होगा यहां पे, अगर किसी भी जज के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई मामला आ जाए। अब मामला कौन सा, भाई देखो ऐसे तो जो हमारे एमपीज हैं उनको तो बहुत सी खुन्नस है विद जजेस। क्या उनका मतलब ऐसे मन हुआ कि हाँ आज एक और लेकर आएंगे मामला, ये ना, एक कैटेगरी है या कहते क्राइटेरिया है, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का। कौन सा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट। सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। सर व्हाट काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, सर उसने मुझे तू करके बात कर दिया, ये होगा मिसबिहेवियर, नहीं ना। ऐसे होने लगा तो सारे जज नेक्स्ट डे इंपीच्ड, राइट। तो इसलिए वो कुछ हाई लेवल क्राइम्स होते हैं जो कुछ किया हो उन्होंने, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी एक जज थे, बीच में न्यूज में थे, हाई कोर्ट के यशवंत वर्मा। इनके घर से 100 करोड़ रुपए के आसपास कुछ मिला। भैया जज के पास कहां से आ गए इतने पैसे, और भाई ने क्या किया, जला दिया नोट। मतलब जो बात किसी को नहीं मालूम पड़ती मालूम पड़ गई। सोचो 100 करोड़ अगर जला रहा है कोई, तो कितना धुआं उठेगा वहां पे, वो भी दिल्ली शहर में, वो भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स पे। हाँ तुम्हारा अगर फार्म हाउस होता अलग बात है, वहां तुम्हें कौन देखने आ रहा है।
भाई गवर्नमेंट क्वार्टर से तुम वहां जला रहे हो 100 करोड़ रुपए, पकड़े जाओगे। ये वाली चीजें होती हैं, वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, जैसे एक जज थे सौमित्र सेन, 2011 केस है, उनके ऊपर नाम आया था कि इन्होंने कोर्ट के पैसों का मिसमैनेजमेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मिसमैनेजमेंट। बट अगेन उनका रिमूवल का प्रोसेस शुरू होता उससे पहले ही हिमसेल्फ रिजाइंड, मामला खत्म। बट ठीक है, अगर मालूम पड़ा कुछ जजेस हैं जिन पे कोई ब्लेम लगा, लाइक यशवंत वर्मा की हमने जस्ट बात की अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी भी जज पे, चाहे वो जज कहां का हो या कहां का हो, हाई कोर्ट, ठीक है, इन दोनों का रिमूवल प्रोसेस कहां शुरू होगा? पार्लियामेंट के अंदर। कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अब ये प्रोसेस है क्या और कैसे काम करता है वो समझते हैं हम यहां पे। ठीक है, तो पहले से किसकी बात करेंगे हम यहां पे? सुप्रीम कोर्ट के। ऑलमोस्ट सेम, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उनको रिमूव करना है हमें। ठीक है, ऑन अ ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, होगा क्यों कि भाई उसके लिए क्या चाहिए? एक रिमूवल मोशन, और ऐसा मोशन लाना है तो अगर वो लाना है लोकसभा में तो कितने एमपी का साइन चाहिए उसके ऊपर? 100 एमपीज का। और लाना है राज्यसभा में कितने एमपीज का साइन चाहिए उस पे? 50 एमपीज का। मैंने कहा ना कि बहुत डिफिकल्ट है रिमूवल प्रोसीजर। देख लो, स्टार्टिंग ही ऐसा है, इट इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस। ठीक है, दूसरा ये तो स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 कि भाई उसको अप्रूवल चाहिए किसका? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। स्पीकर का मन नहीं है तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा उस मोशन को। वोटिंग दूर की बात है, पता है अभी बीच में हमारे जो थे वाइस प्रेसिडेंट, अभी कौन है? मुर्मू प्रेसिडेंट है। हु इज इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट? तो तुम्हारी हालात तो मुझे तो मालूम पड़ गए थे लास्ट टाइम पे, वंदे मातरम के टाइम पे। तुमने अपना कैलिबर प्रूव किया था उस टाइम पे, वापस प्रूव करो एक बार। कौन है करेंटली इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट? इट इज सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इससे पहले एक जो थे जगदीप धनखड़, ही रिजाइंड ओवर द नाइट, मतलब एकाएक। क्यों पता है? क्योंकि हुआ यूं था कि कांग्रेस लेकर आई थी रिमूवल का मोशन। किसका? यशवंत वर्मा का। और जगदीप धनखड़ ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बीजेपी इज लाइक, उनका एक्सेप्ट क्यों किया? हम लेकर आते ना वहां पे। उस लफड़े पे रिजाइन भी करना पड़ा उन्हें। मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया। अब होता क्या है, सबसे पहले क्या कंडक्ट होगी पता है? उस बंदे के ऊपर इंक्वायरी। बिकॉज भाई पहले प्रूफ तो हो कि वो उसने कुछ गलत काम किया है क्या फिर नहीं किया है। चलो माना जिस भी हाउस में ये आता है वो हाउस एक इंक्वायरी कमिटी बनाता है। क्या बनाएगा? इंक्वायरी कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स। ठीक है, इन 3 मेंबर्स में कौन कौन होता है? एक तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, एक होंगे कंसर्न्ड या किसी भी लिंक्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बिकॉज अभी हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट कहीं ना कहीं वो जो जज है किसी ना किसी हाई कोर्ट से आया होगा ना पहले, तो वहां का जो जज होगा चीफ जस्टिस, उसको बैठाएंगे कमेटी के अंदर। और एक पर्सन एमिनेंट पर्सनालिटी, ये कोई बाहर का पर्सन होगा। ये तीनों करेंगे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कि जो लगा है एलिगेशन वो सही है या नहीं। इफ दे फाउंड कि एलिगेशन इज करेक्ट तब आगे मामला बढ़ेगा। इफ दे फाउंड कि नहीं गलत एलिगेशन है, मामला वही बंद, आगे प्रोसीडिंग नहीं होने वाली कुछ भी। बट इफ दे फाउंड यस दैट जज इज गिल्टी, तो 4th स्टेज पे क्या होगा? अल्टीमेटली वोटिंग। याद है वोटिंग में बात की थी, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, कि जिस दिन वो वोटिंग होगा एटलीस्ट, ठीक है, 50% प्लस 1 मेंबर उस दिन होंगे प्रेजेंट, तभी वोटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल इन लोकसभा कितने मेंबर्स हमारे पास? तो जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन कम से कम इतने मेंबर्स चाहिए। नहीं आएंगे तो वोटिंग कभी और होगी, लेकिन इतने मेंबर एनी हाउ चाहिए। चलो माना कितने मेंबर आ गए उस दिन? 300। अब ये जो लोग वोटिंग कर रहे हैं
इनके कितने वोट चाहिए पता है? 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब कितना लोग चाहिए? 201 के आसपास वोट चाहिए, तब जाके पास होगा वो मोशन एक हाउस में। फिर यहां से पास होके जब कहा जाएगा ये दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस में वोटिंग किस तरीके से होगी? विद द स्पेशल मेजॉरिटी। समझ में आ रहा है? और दोनों हाउस से पास होके फिर किसके पास जाएगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो फिर फाइनली रिमूव करेंगे जज को। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है, तो ये था सिंपल प्रोसेस ऑफ रिमूवल किसके लिए? फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। बस इतना याद रखो, आगे डिस्कस करेंगे बाद में। नोट इट डाउन।